नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कोरोना की तीसरी लहर के बीच चिंताएं कुछ और भी हैं। कोई चिंता फ्लू की है तो कोई सर्दी वाले बुखार की है, बारिश वाले बुखार की है। लेकिन इस बीच लोगों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो चुका है। क्या सामान्य बुखार भी कोरोना का लक्षण हो सकता है? क्या सामान्य फ्लू भी कोरोना का लक्षण हो सकता है? क्योंकि सामान्य बुखार इन दिनों में एक साधारण सी बात है, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और कोरोना का खौफ बढ़ जाता है। कैसे अंतर करें सामान्य बुखार में, किसी भी फ्लू में या फिर गंभीर और जानलेवा कोरोना में? बात करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरी जानकारी लीजिए। नए साल के पहले महीने में ही लोगों को बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है। सर्दी के साथ हो रही बारिश से लोग तेजी से ठंड की चपेट में आ रहे हैं। ठंड के मौसम में बारिश के कारण पैदा होने वाली बीमारियां तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। इसके चलते सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं इन सब के बीच कोरोना की तीसरी लहर लोगों में खौफ का माहौल पैदा कर रही है। कोरोना वायरस की वजह से हालात ये हैं कि अब लोग मौसमी बुखार या बदन दर्द जैसे लक्षण दिखने पर भी तुरंत घबरा जा रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, गले में खराश, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सर्दी, फ्लू और कोरोना वायरस तीनों में नजर आते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग यह अंतर ही नहीं कर पाते कि उन्हें सामान्य सर्दी, जुकाम, वायरल फ्लू हुआ है या फिर कोरोना वायरस। फ्लू और कोविड-19 के लक्षण देखकर इनमें फर्क ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। सिर्फ टेस्ट के जरिए ही ये बताना संभव है कि वास्तव में इंसान किस बीमारी का शिकार है। आइए जानते हैं सर्दी, फ्लू और कोरोना वायरस में क्या अंतर है। आमतौर पर सर्दी या जुकाम धीरे धीरे होता है और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों में सर्दी के लक्षण हफ्ते भर बाद में गायब हो जाते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं सर्दी के कुछ खास लक्षण। सर्दी के लक्षण: कफ के साथ छींक आना, गले में खराश का होना, मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार और सिर में दर्द होना। वहीं फ्लू या इन्फ्लुएंजा लंबा वक्त लेता है। यह आमतौर पर अचानक होता है और एक हफ्ते तक मरीज बिस्तर से ही नहीं निकल पाते हैं। पूरी तरह स्वस्थ होने में काफी दिन लग जाते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं फ्लू के लक्षण। फ्लू के लक्षण: सिर के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द, सूखी खांसी और गले का बैठ जाना, गले में बुरी तरह दर्द होना, तेज बुखार के साथ कफ का होना, ठंड लगना, थकान, नाक का बहना। वहीं कोरोना के सामान्य लक्षण भी सर्दी और फ्लू से मिलते जुलते हैं, जिनको बिना विशेषज्ञ या जांच के पता करना बेहद मुश्किल है। लेकिन विशिष्ट लक्षणों में कोरोना की पहचान आसानी से हो जाती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कोरोना के कुछ सामान्य और विशिष्ट लक्षण, जिनकी मदद से कोरोना संक्रमण के बारे में पता लगाना काफी हद तक आसान हो जाता है। कोविड-19 के लक्षण: बुखार, खांसी और थकान का होना, स्वाद और गंध पता नहीं चलना, गले में खराश का होना, सीने में दर्द का होना, सांस लेने में परेशानी होना, बोलने और हिलने डुलने में परेशानी। बड़ा सवाल है कि कोविड-19 और सीजनल फ्लू और सर्दी के मामलों में अंतर कैसे करें। यह घर पर कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन कोविड के कुछ विशिष्ट लक्षण जैसे लगातार खांसी का बने रहना, शरीर का तापमान बढ़ना और स्वाद और गंध का नहीं आना कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सीजनल फ्लू या सर्दी में नहीं देखे जाते। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट में फिलहाल स्वाद या गंध की समस्या भी नहीं देखी जा रही है। यदि ये लक्षण 2 से 4 दिनों तक बने रहते हैं तो डॉक्टरों से सलाह लेकर इसकी जांच करा लें। ऐसे हालात में घर पर क्वारंटीन रहें। किसी भी हालात में मरीज को जरूरत है धैर्य बनाए रखने और परेशान नहीं होने की। अनुमान के आधार पर बीमारी तय न करें। जरूरी जांच और विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। परिजन और मरीज दोनों ही अफवाहों पर यकीन न करें और प्रमाणित दवाओं का ही प्रयोग करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करें। इस तरह जागरूक होकर हम खुद के साथ साथ बाकी लोगों को भी बीमारियों से संक्रमित होने से बचा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर किस तरह से इन तीनों के बीच में अंतर स्पष्ट किया जाए, इनकी पहचान शुरुआती दौर में की जाए, क्योंकि लक्षण कोरोना के भी शुरुआती दौर में वही होते हैं जो कि किसी सामान्य फ्लू के या फिर बुखार, खांसी, जुकाम इस तरह के होते हैं। बात करते हैं इस मुद्दे पर। डॉक्टर सत्यवीर चौधरी हमारे साथ हैं, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व डीजी रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूं कि आप बहुत दिनों से लगातार जागरूकता कर रहे हैं। काम तो सरकार का है, लेकिन आप बखूबी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, आपने ग्राफिक के जरिए और सारे लक्षण बताए, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जरूरी नहीं समझता कि आम जन को लक्षण डिटेल और फर्क ज्यादा पता होना चाहिए। जब एक गंभीर बीमारी और सिंपल बीमारी का कंपैरिजन होता है, चाहे डेंगू और मलेरिया का हो, चाहे यहाँ कोरोना और सिंपल जुकाम का हो, तो अगर एक आदमी को है तो सिंपल जुकाम, लेकिन वो कोरोना समझ रहा है और टेस्ट करा रहा है, तो कोई गलती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होने चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। और कोरोना में भी जरूरी नहीं है कि बुखार हो और सिम्टम हो। एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज्यादा है, और वो जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि उस आदमी को पता ही नहीं कि मुझे बीमारी है, और उस बीमारी में वो चल फिर रहा है, लोगों से मिल रहा है। उसको तो बहुत से माइल्ड सिम्टम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसको वो मिलेगा, जिससे बातचीत करेगा, जिससे हाथ मिलाएगा, उसको जब वो बीमारी फैलाएगा, उसमें कितने लक्षण होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हो सकता है जिसको बीमारी फैला रहा हो, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो। तो इसलिए जिसको कम सिम्टम है, उसमें भी ये मान लेने में कि ये कोरोना हो सकता है, ओमिक्रॉन हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है। उनको आरटी-पीसीआर करवा लेना चाहिए। दूसरा, खौफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, खौफ और डर से बीमारी कभी ठीक नहीं होती। हमें सिर्फ सावधानी रखनी है, सिंपल सी सावधानी है। मास्क पहनना है, गैर जरूरी घर से बाहर नहीं निकलना, 6 फुट की दूरी रखनी है, ये इतनी ही सावधानी है। और इससे आगे बार बार हाथ धोने, लोगों को सबको याद हो गई है बातें बार बार दोहरा के, लेकिन लोग पालन नहीं करते, ये गड़बड़ है। तो पालन करना बहुत जरूरी है। आप किसी मॉल पे चले जाओ, मंडी में चले जाओ, किसी सार्वजनिक स्थान पे चले जाओ, रोज हवा होने के बावजूद चैनल इतना दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, बाकी भी कई चैनल दिखा रही हैं, फिर भी लोगों में लापरवाही है, सावधानी नहीं है। तो सावधानी जरूरी है, डर और खौफ का कोई फायदा नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतनी है, ये लोगों को बताना है। कोई भी सिम्टम है, छोटा है, तो टेस्ट करवाना है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने एकदम जायज बात ये कही है, और वाकई ऐसा है भी कि खौफ की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बचाव के जरिए ही चीजें ठीक हो सकती हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है। लेकिन एक चुनौती जो प्रशासन के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने, स्वास्थ्य सेवाओं के सामने भी आ सकती है, वो यही है, क्योंकि देखिए बरसात का सीजन चल रहा है, ठंड का मौसम वैसे है, ऐसे में अब फ्लू आना या कफ एंड कोल्ड हो जाना, बुखार हो जाना, ये बड़ी सामान्य सी बातें हैं। अब ऐसे में बर्डन जो है पेशेंट्स का, वो अस्पतालों के ऊपर पड़ेगा। तो जरूरतमंद जो है, उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए, क्योंकि सामान्य लक्षण वाले भ्रम के कारण अस्पतालों में भीड़ करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको संभाल पाना ये थोड़ी चुनौती हो सकती है ऐसे मौसम में, क्योंकि पहले के अनुभवों से हमने देखा इस तरह की चीजों को। अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर किसी को थोड़े से सिम्टम है, डाउटफुल सिम्टम है, आरटी-पीसीआर करवा ले, तो कोई हर्ज नहीं है। आरटी-पीसीआर करवाने का फायदा ही फायदा है। दूसरा, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ये डेल्टा वेरिएंट से बहुत माइल्ड है। ये तो पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव चीज ये है कि बहुत तेजी से फैलता है। अगर एक मोहल्ले में 2 आदमियों को हो गया, तो ये समझ लो कि 3 दिन में पूरे मोहल्ले में वो फैल जाएगा। डेल्टा इतनी तेजी से नहीं फैलता था, लेकिन ये बहुत तेजी से फैल रहा है और जल्दी फैल रहा है। डेल्टा में तो हम ये कहते थे कि 10 मिनट 15 मिनट अगर किसी के संपर्क में आप रहे भी हो, तो चांसेस ये हैं कि 10 मिनट में शायद वो ना फैले। लेकिन ये तो अगर 2 मिनट भी आप किसी के संपर्क में रहे हो, उसके गले में या नाक में वायरस है, तो तुरंत आपको पकड़ लेगा। इसलिए ज्यादा जल्दी से फैलता है। अच्छी बात यह है कि जानलेवा नहीं है, क्योंकि फेफड़ों में बीमारी नहीं जाती, ऊपर गले में, नाक में ही रह जाती है। नेचर है इसका अपना। वैसे तो हर जीव अपना बचाव करने के लिए, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो,
अपना बचाव करने के लिए नई नई वेरिएशन म्यूटेशन करता है और वही काम वायरस कर रहा है। वायरस अपना काम बखूबी से कर रहा है, वो तो इंटेलिजेंट है, वो समझदारी दिखा रहा है, लेकिन मानव समझदारी नहीं दिखा रहा। सिंपल सी बात है कि मानव को मास्क पहनना है और आदमी को दूरी रखनी है। ये दो बातें ही लोग नहीं मेंटेन कर पा रहे और सरकारी स्तर पर दिन में रैली होती है और रात को जाकर के आप कर्फ्यू लगा देते हो, काउंटर प्रोडक्टिव है। सिर्फ आदेश जारी करने से, गाइडलाइन जारी करने से कुछ नहीं होता। गाइडलाइन तर्क संगत होनी चाहिए, जो लोग मान लें अच्छी तरह। अब दिन में वो देखते हैं रैली हो रही, रोड शो हो रहे हैं, और रात को 6 बजे के बाद कह देते हैं जी आप घर से बाहर ना निकलो। तो दोनों में विरोधाभाव है, बहुत बड़ा विरोधाभाव है। इस प्रकार के विरोधाभाव की गाइडलाइन और चीजें सरकार को नहीं करनी चाहिए, नेताओं को और अफसरों को उदाहरण पेश करना चाहिए। दूसरी एक बात है कि गैर जरूरी बैठकें हो रही हैं। अब आपने, जैसे मैं आपके चाहे स्टूडियो में बैठा हूं, चाहे घर से, चाहे कहीं से भी बात कर रहा हूं, तो इट इज एज गुड एज आई एम सिटिंग इन स्टूडियो। तो इसी प्रकार जो अफसर मीटिंगें करते हैं या नेता मीटिंगें करते हैं, वो सारी मीटिंगें ऑनलाइन आसानी से हो सकती हैं। आजकल बहुत अच्छे सिस्टम है, एक सिस्टम नहीं, जूम भी है, मीट भी है, और ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। व्हाट्सएप पे भी 8-10 आदमी, 5 आदमी आराम से बात कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग आ गई है, और लोग सब समझते हैं। एक गली गली का सिंपल आदमी भी ये समझता है कि व्हाट्सएप कॉल कैसे करनी है, और वो करते भी हैं। एक मजदूर को देखो आप, एक सिंपल आदमी को देखो, वो भी व्हाट्सएप कॉल कर रहा है। तो जो चीज व्हाट्सएप से आमने सामने बात हो सकती है, डिस्कस हो सकती है, उसके लिए मीटिंग बुलाने की, पेट्रोल फूकने की, लोगों का समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सरकार को ये अनुरोध करूंगा कि पिछले 1 महीने में या 2 महीने में जितनी मीटिंगें हुई हैं, अगर 100 मीटिंगें हुई हैं, तो उनमें से 60 या 70 या 80 गैर जरूरी थी। इस अफसर ने गैर जरूरी मीटिंग बुलाई है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उस पर कार्रवाई की जाए। क्यों मीटिंग बुलाई गई बेकार में? और कई बार तो ये होता है कि उपायुक्त या चीफ सेक्रेटरी मीटिंग बुलाते हैं, बुला करके ये कहते हैं कि गैर जरूरी मीटिंगें नहीं करनी, हॉल में मीटिंग नहीं करनी, खुले में मीटिंग करनी है, खुले में शादी करनी है, और खुद आप मीटिंग हॉल में बुला रहे हो और उसमें खाना खिला रहे हो, लोगों को चाय पिला रहे हो। तो जब आप कथनी और करनी में जब आपका फर्क होगा, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होंगे, तो लोग कभी नहीं मानेंगे। इसमें लोगों का कसूर नहीं है, फिर कसूर लोगों का निकालते हैं। लोग नहीं मानते जी, हम तो कहते हैं, हम तो बहुत प्रचार कर रहे हैं, लोग नहीं मानते। तो आपने तो उदाहरण पेश करना है। जब तक आप उदाहरण पेश नहीं करोगे, सिर्फ बोलते रहोगे, गाइडलाइन जारी करते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको जनता में उदाहरण पेश करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने कही कि ओमिक्रॉन का नेगेटिव पॉइंट है कि माइल्ड है, पॉजिटिव पॉइंट है कि माइल्ड है, और नेगेटिव पॉइंट है कि फैलता थोड़ा सा ज्यादा है। लोग इसी बात को अपनी सहूलियत के हिसाब से देख रहे हैं। अब लोग ये मान रहे हैं कि भाई फैल ज्यादा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभाव इतना ज्यादा नहीं कर रहा है। तो लापरवाही बरतने का एक कारण लोगों को इस बात को भी मिल गया। हालांकि WHO ने भी इस बात को कहा कि माइल्ड जरूर है लेकिन हल्के में ना लें, लेकिन लोग हल्के में ले रहे हैं। तो इसका मैं जवाब देता हूं। अगर 10 लाख आदमियों में से 2 आदमी मरते हैं, 1 लाख में से 2 मरते हैं, 1000 में से 2 मरते हैं, 100 में 2 मरते हैं, इतना ही फर्क है ना। ओमिक्रॉन में 100 आदमियों में से 3 या 4 मर जाते थे, इसमें 10,000 में से 2 मरते हैं। लेकिन जिस परिवार का एक आदमी मर गया है, युवा अर्निंग मेंबर मर गया है, उसके लिए तो नुकसान है ना। तो लोगों को ये सोचना है कि जिसको हो गया, जिसकी डेथ हो गई या जिसमें सीरियस हो गया, जो उसको तो नुकसान है ना। अभी भी 300-400 डेथ रोज हो रही हैं। तो जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके मित्र की मौत हो रही है, उसके लिए तो जानलेवा सीरियस बीमारी हुई ना। ठीक है, 1000 में से 990 आदमियों में शायद ना सीरियस हो, लेकिन जिन 10 आदमियों में सीरियस है, जिनकी मौत हो गई, उनके बारे में सोचना जरूरी है। इसलिए इससे डरना जरूरी है। मतलब ये सिंपल जुकाम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। सिंपल जुकाम से तो कभी मौत नहीं होती। वही डेंगू और मलेरिया वाली बात है। डेंगू से डेथ होती है, मलेरिया से डेथ नहीं होती। मलेरिया से, कॉमन मलेरिया से डेथ नहीं होती, मैलिग्नेंट मलेरिया से हो सकती है। डेंगू में जब शुरू में 15-20 साल पहले, 25 साल पहले डेंगू आया था, तो 100 मरीजों में से 25, 20, 10 की डेथ हो जाती थी। अब ठीक है, 100 में से 1 या 2 की डेथ होती है, लेकिन डेंगू का स्केयर इसीलिए है कि प्लेटलेट कम हो जाते हैं, मरीज की डेथ हो जाती है, तेजी से डेथ होती है। तो जल्दी फैलता है, ये डरना है इससे।
और दूसरा जिसको कुछ हो गया उसको तो आपने सोचना ही पड़ेगा। एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन जो है माइल्ड वायरस है, ये पिछले वेरिएंट को खत्म कर देगा। डेल्टा और जो अल्फा बीटा जो पुराने वेरिएंट है उन सबको ये खत्म कर देगा। जो नया वेरिएंट आया है उनको सबको खत्म करके खुद छा जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि आगे से वेरिएशन इसकी आगे से जब वायरस फैलेगा तो ओमिक्रॉन ही फैलेगा और वो माइल्ड रहेगा। और आगे अभी तो ओमिक्रॉन के बाद पी है, रो है, सिग्मा है, इप्सिलोन है, ओमेगा है, 24 अक्षर हैं इसमें टोटल। जी जी। तो ये 24 अक्षर खत्म हो जाएंगे, हो सकता है आगे और अक्षर शुरू करने पड़े। ये तो भारत विश्व गुरु बनाने की बातें हो रही हैं। इनके नाम कैक है, गै से होने चाहिए थे, लेकिन चलो ये ग्रीक है तो ग्रीक में 23-24 ही अक्षर है, 23-24 तक शायद ये रुक जाए। एक हरियाणा में और बात है, मैं कहता होता हूँ, ये ओमेगा जो है 15वां शब्द है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलोन जीटा ईटा थीटा योटा के बाद 15 नंबर पे ओमिक्रॉन आता है। तो लोग 13 पहले ही कर चुके हैं। इस वायरस की 13 लोग पहले कर चुके हैं, क्योंकि ये 15वां है इसलिए ये माइल्ड ही रहेगा। और 15 के बाद जब 17वां 18वां 19वां 18वां सिग्मा है, तो जब ये अगले वेरिएंट आएंगे तो आम गांव की कहावत के हिसाब से, क्योंकि 13 पहले हो चुकी है, ये सीरियस नहीं होंगे। तो डॉक्टर साहब जो बात आप कह रहे हैं, क्या आम जनमानस में भी ये बातें हैं? क्या ये बात वाकई सच है कि ओमिक्रॉन जब आया है तो अब धीरे धीरे आने वाले जो वायरस होंगे उनका जो रेट ऑफ इन्फेक्शन होगा वो काफी कम होगा, यानी कि वायरस के खत्म होने की प्रक्रिया ही इस तरीके से काम करती है? हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग तो ये है, लेकिन जीव को इतना सिंपल ना समझो। जीव अपने बचने के लिए कर रहा है, वो पुराने अपने भाई बहनों को मारने के लिए नहीं आया ओमिक्रॉन। सोच के तो वो यही आया कि मैं ज्यादा विरलेंट हूं, लेकिन वो विरलेंट नहीं निकला। चलो अलग बात है, हो सकता है आगे सिग्मा आए, इप्सिलोन आए, ओमेगा आए, वो हो सकता है बहुत पावरफुल आए। ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीव तो कोशिश जब भी म्यूटेशन करेगा, वेरिएशन करेगा, जीव अपनी सर्वाइवल के लिए करेगा। वो मानवता की सर्वाइवल के लिए नहीं कर रहा है, वो तो अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहा है। वो तो कोशिश ये करेगा कि मैं ज्यादा विरलेंट हूं। तो हो सकता है अगला जो वेरिएंट आए 6 महीने में, साल में या 2 साल में, या ना भी आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग मैं बता रहा हूं, क्योंकि 13 हो चुकी हैं, ये 15वां है, तो आगे ज्यादा चांसेस ये है कि माइल्ड आएंगे। और पहले हमने सार्स वायरस में बहुतों में देखा है, आपने देखा होगा 25 साल पहले 30 साल पहले एड्स का कितना खौफ था। लगता था एड्स ही मानवता को खत्म कर देगा, क्योंकि फैलता सुई से फैलता था, ब्लड से फैलता था, सेक्स से फैलता था। ये चीजें ऐसी थी जिनसे बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन एड्स भी तो लगभग अब खत्म हो ही गया है। उसी प्रकार ये वायरस भी धीरे धीरे खत्म तो जरूर होगा, और ये हमारे ऊपर है, मानव के ऊपर है कि वो कितनी प्रिकॉशन लेता है इसको खत्म करने के लिए। अगर हम ऐसे ही लापरवाही होते रहेंगे, मंडियों में बिना मास्क के जाएंगे और गैर जरूरी फंक्शन में जाएंगे, गैर जरूरी बाहर निकलेंगे, 6 फुट की दूरी नहीं रखेंगे, तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और अगर हम प्रिकॉशन लेते रहेंगे, क्योंकि ये जीव जो है ये आदमी के अलावा बाहर तो रह नहीं सकता। बाकी जो बैक्टीरिया वायरस कुछ है, जैसे टेटनस का वायरस है, वो 15 दिन 20 दिन महीना पड़ा रहता है। कुछ बैक्टीरिया कुछ पैरासाइट के स्पोर हैं, वो 2-2 साल पड़े रहते हैं। या इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसने तो आदमी के नाक में मुंह में रहना है। अगर इसको नाक मुंह, किसी का भी नाक मुंह नहीं मिलेगा जिंदा रहने के लिए, तो 24 घंटे में वैसे ही मर जाएगा। ये सिंपल सरफेस पे, सूखे सरफेस के ऊपर जब ये पड़ा होगा सूखे सतह पर, तो अपने आप ही मर जाएगा। इसने तो जीना है आदमी के नाक में, आदमी के मुंह में, और फिर जब आदमी चींक करता है, जब बात करता है, उसके थ्रू फैलना है। एक और लोगों को ट्रेंड है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिशियन करते हैं आजकल, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्क नहीं पहनते। वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं, जैसे मैं अब बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो अकेला हूं कमरे में, लेकिन मेरे सामने अगर आप 4 फुट पे बैठे हो, जब मैं बोल रहा हूं मेरे ड्रॉपलेट निकल रहे हैं बोलते समय, तो वो ड्रॉपलेट आदमी जो सामने बैठा है उनके ऊपर गिर रहे हैं। मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई लोग, नाम तो लेना ठीक नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सामने पत्रकार बैठे हैं 6 फुट पे, 4 फुट पे, 2-2 फुट पे साथ में बैठे हैं,
और जो आदमी बोल रहा है बिना मास्क, सारी चीजें हैं डॉक्टर साहब ये, और ये सब ध्यान तो में रखने मास्क वाली लगा करके बोलना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसे डॉक्टर साहब आपने बहुत बारीकी से सारी चीजों को, सारी जागरूकताओं को हमारे दर्शकों के सामने रखा। आपने कीमती समय दिया अपना, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लेकिन जारी है।